वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 610 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर में से है और ओलिगोपलीज होती हैं इसके अंदर फर्म, जो कि ज़ाहिर बात है ज़्यादा फर्म्स तो नहीं होती, लेकिन ये सेट कर सकते हैं प्राइजेस जो है वो एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट के ज़रिए ताकि कंपटीशन को रोका जाए। और जितना ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होती है ओलिगोपली उतना ही ज़ाहिर बात है ईजियर होता है कि इंक्लूड किया जाए, सॉरी कॉल्यूट किया जाए सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम और जो जस्टिस वगैरह है। उसके बाद ये कि टाइम अरेंजमेंट। अब एक फर्म जो है, कंपनी जो है, जब सेल करती है कुछ गुड्स को तो साथ में वो ये भी कंडीशन डाल देते हैं कि आपको दूसरे भी गुड्स हमसे जो है वो ख़रीदना पड़ेंगे। इसको हम टाइम एग्रीमेंट जो है वो कहते हैं। उसके बाद ये डायमेंशंस ऑफ पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। सो एनवायरमेंटल डैमेज जो है इनवाइटेबली तौर पे थ्रेटन होता है, वेलफेयर के लिए ख़तरा है इंसानों की भी और साथ में प्लांट्स की भी और ऑब्वियसली बात है एनिमल्स की भी। और थ्रेट होता है जो इन्वायरमेंट के लिए वो आता है दो सोर्सेज से, दो जगहों से। ज़ाहिर बात है थ्रेट है, एक तो पॉल्यूशन से है तो दूसरा रिसोर्स डिप्लीशन से भी है। और पॉल्यूशन से मुराद अनडिज़ायरेबल और अनइंटेंटेड जो है कंटेमिनेशन होती है इन्वायरमेंट की मैन्युफैक्चर के ज़रिए या यूज़ के ज़रिए कमोडिटीज़ की। और अगर हम रिसोर्स डिप्लेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद कंजम्पशन होती है फाइनाइट या स्केर्स रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। और सर्टेन सेंस के अंदर पॉल्यूशन टिपिकली तौर पर एक पॉल्यूशन भी टाइप है रिसोर्स डिप्लेशन की, क्योंकि इसकी वजह से कंटेमिनेशन होती है एयर के अंदर, वाटर के अंदर या फिर लैंड जो है वो तो डिमिनिश हो जाती है उसकी जो भी बेनिफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं। और एयर पोल्यूशन जो है वो ज़ाहिर बात है हमारे साथ मॉडर्न दौर में मौजूद है। तकरीबन 200 साल पीछे अगर हम देखते हैं, और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और नेगेटिवली अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर यील्ड को, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन हेल्थ को, सॉरी, और ग्लोबल टेम्परेचर को भी। और उससे नतीजा निकलता है ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट हो रहा है वो भी, एक तो इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, इसके अलावा जो है वो क्वालिटी जो है ह्यूमन लाइफ वो ख़राब हो रही है, जो इंसान की लाइफ की क्वालिटी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हेल्थ वगैरह ख़राब होगी तो ऑब्वियसली बात है क्वालिटी भी ह्यूमन लाइफ की ख़राब होगी। और ग्लोबल वार्मिंग वो ख़ुद एक बड़ा ख़तरा है और ज़ाहिर बात है चैलेंज भी है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन ऑक्साइड गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन्स, फ्लोरोकार्बन, ये गैसेस होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं और हीट करती हैं सन से और रोकती हैं उसको कि वो वापस जाए स्पेस के अंदर। मच लाइक जैसे कि ग्रीन हाउस जो है वो एब्जॉर्ब करे और होल्ड करे सन हीट को। और उसके बाद ये कि ओजोन डिप्लेशन। सो ओजोन डिप्लेशन ज़ाहिर बात एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, एक बहुत ही सीरियस इशू है जो कि होता है रिलीज़ होने से CFCs का एटमॉस्फेयर के अंदर। ओजोन डिप्लेशन जो है वो इससे कई सारे ज़ाहिर बात है कई सारे तरह के केसेस सामने आ रहे, बीमार हो रहे लोग, स्किन कैंसर वगैरह हर साल जो है। और इससे बहुत सी वैल्यूएबल फूड क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इसी के साथ ये भी कि जो ओशन प्लैंकटन होता है जिसके ऊपर इंटायर सी फूड चेन जो है वो ओशन फूड चेन डिपेंड करती है, वो भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। इवन दो कि CFC प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन हॉल्ट तो हो चुकी है, इनके अब उसको तो रोका जा चुका है वैसे तकरीबन, लेकिन जो गैसेस ऑलरेडी तौर पर रिलीज़ हो चुकी हैं वो कंटिन्यूअली तौर पर डैमेज कर रही हैं ओजोन लेयर नेक्स्ट सेंचुरी के लिए। और एनवायरमेंटल एथिक्स की हम बात करते हैं तो ये डिसिप्लिन है जो कि स्टडी करता है मॉरल रिलेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स का, और साथ में जो वैल्यूज़ और मॉरल स्टेटस है एनवायरनमेंट का और उसके नॉन ह्यूमन कंटेंट का। और ये कवर करता है चैलेंजेस जो एनवायरमेंटल एथिक्स के एंथ्रोसेंट्रिज्म के लिए, जो कि एम्बेडेड है ट्रेडिशनल वेस्टर्न एथिकल थिंकिंग में, और जो अर्ली डेवलपमेंट है डिसिप्लिन की 1960s और 70s में। और इसके अलावा ये कि थर्ड पॉइंट ये कि जो कनेक्शन है डीप इकोलॉजी का, फेमिनिस्ट एनवायरमेंटल एथिक्स और जो सोशोलॉजी है, सोशल इकोलॉजी है पॉलिटिक्स के लिए। और जो अटैम्प्ट है कि अप्लाई किया जाए ट्रेडिशनल एथिकल थ्योरीज, और उसमें शामिल है कॉन्सिक्वेंटलिज्म, डिओंटोलॉजी और जो वर्चू एथिक्स है कि सपोर्ट किया जाए कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल कंसर्न। और जो फोकस है एनवायरमेंटल लिटरेचर का वो है वाइल्डनेस के ऊपर और पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट जो है डिसिप्लिन की। नाउ दी एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ तब से तो मौजूद है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, मॉडर्न एरा के अंदर मौजूद है ये। और जबकि जो कॉस्ट है एयर पोल्यूशन की ज़ाहिर बात है वो इंक्रीज़ हो रही है बहुत तेज़ी से जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रही है।
और ज़ाहिर बात है एयर पॉल्यूशन अफेक्ट कर रही है वेजिटेशंस को, डिक्रीज़ कर रही है एग्रीकल्चर यील्ड और इन्फ्लिक्ट कर रही है जो लॉस है जो टिम्बर इंडस्ट्री है, जो लकड़ी की ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री है, और ये डिटेरियोरेट करती है एक्सपोज कंस्ट्रक्शन मटेरियल कोरोशन के ज़रिए, डिक्लरेशन के ज़रिए, और ये हज़ार्डस है हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए, रेस कर रही है, इजाफा हो रहा है मेडिकल कॉस्ट के अंदर, और जो इन्जॉयमेंट है ज़ाहिर बात है इंसान के रहने की इन्जॉयमेंट है उसके अंदर कमी आ रही है। ज़ाहिर बात है जब एयर पॉल्यूशन होगी तो इंसान लाइफ को इन्जॉय नहीं कर सकेगा अच्छी तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन एंड फ्लोरोकार्बन, ये गैसेज होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करती हैं और रोके रखती हैं सन को कि सन से जो मतलब ज़ाहिर बात है आ रही है और रोकती है उसको स्केप बैक करने से, स्पेस में वापस जाने से जो सनलाइट वगैरह आ रही है, और मच लाइक ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब की तरह और होल्ड करना सन्स हेयर। सो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं नेचुरली तौर पर एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पे रखते हैं अर्थ के टेम्परेचर को तकरीबन 33% ज़्यादा। उसके बाद है फिर एसिड रेन। अब एसिड रेन की बात करें, कॉम्बिनेशन है वाटर का और एयर का जो कि पॉइजन है। एसिड रेन जो है ज़ाहिर बात है थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए, और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्लोजली रिलेट करती है कंजम्पशन के साथ फॉसिल फ्यूल्स की जो कि हेवली तौर पे यूज़ किए जाते हैं यूटिलिटीज़ से ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाए, और बर्न करना फॉसिल फ्यूल्स को पार्टिकुलरली तौर पे कॉयल जो है उसके अंदर जो है वो हाई लेवल ऑफ सल्फ़र है जो कि रिलीज़ करता है लार्ज क्वांटिटी सल्फ़र ऑक्साइड्स की और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर। एयरबॉर्न टॉक्सिक की बात करें ये लेस कैटास्ट्रॉफिक हैं लेकिन हाईली तौर पे वरीसम एयर पॉल्यूशन थ्रेट हैं, और 2.4 बिलियन पाउंड जो एयरबॉर्न टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं एनुअली तौर पे, सालाना तौर पे नेशंस एटमॉस्फेयर पे, जिसमें फॉस्जिन जो है वो शामिल है, एक नर्व गैस जो कि यूज़ होती है वेलफेयर, और मिथाइल आइसोसाइनाइड। और एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं तो मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म जो है एयर पॉल्यूशन की, जबकि वो ये कि गैसेस हैं और पर्टिकुलरली स्प्यूड आउट होती है ऑटोस की तरफ से और एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरफ से जो कि अफेक्ट करती है क्वालिटी एयर की जिसमें हम ब्रेथ करते हैं, जिसमें हम ज़ाहिर बात है सांस लेते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो जो कंटेमिनेशन है वाटर सोर्सेज का, ये जो है काफ़ी पुरानी है, ये तब से है जब से सिविलाइजेशन ने शुरू किया पानी को कि उसमें डिस्पोज किया जाए उनकी जो भी वेस्टेज है और जो सेवेज वगैरह है। सो वाटर पॉल्यूटेंट आज अगर हम देखते हैं तो ये ज़्यादा डाइवर्स है, जिसमें ना सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट शामिल है बल्कि डिज़ोल्व स्लेट्स मेटल्स हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वगैरह हैं, और इसी के साथ साथ सस्पेंडेड मटीरियल वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करते हैं जो कि जहरीली चीज़ें हैं, तो इसमें जो है ये वो होती है जो कि कॉज बनती हैं, सबब बनती हैं इंक्रीज़ होने का मोर्टेलिटी रेट में, या फिर इरिवर्सिबल या फिर अनकैपेसिटेटिंग इलनेस, और वो जिनका ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा सीरियसली एडवर्स इफ़ेक्ट है हेल्थ के ऊपर, सीरियसली एडवर्स हेल्थ हो जाना या फिर एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट हो जाना। सॉलिड वेस्ट की हम बात करते हैं तो अमेरिकन्स को अगर हम आज देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे सिटीज़न्स के मुकाबले में, और ज़ाहिर बात है जो एक एवरेज अगर हम देखते हैं जो यूएस का एक रेजिडेंट प्रोड्यूस करता है डेली का गार्बेज पर डे का, वो तकरीबन 7 पाउंड्स बनता है। अब ये तो खैर बहुत ज़्यादा ही है और आपको अंदाज़ा होगा 7 पाउंड्स जो है वो एक दिन में गार्बेज प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्वांटिटी इंडस्ट्रियल वेस्ट के मुकाबले में ये भी कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इससे भी कहीं ज़्यादा है। और न्यूक्लियर वेस्ट की हम बात करते हैं, आज के दौर में ज़ाहिर बात है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेस्ट के हवाले से तो लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कि जाने जाते हैं कार्सिनोजेंस के तौर पर, जैसे कि स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137, बेरियम 140 और आयोडीन 131। एक्सट्रीमली हाई लेवल के जो रेडिएशन होती है जो इन एलिमेंट्स से आती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि एक शख्स की वो जान भी ले सकती है, और अगर लोअर डोजेज हो, चलें अगर एक्सट्रीम ना भी हो, अगर कम भी हो तब भी उससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि थायराइड है, लंग या बोन कैंसर वगैरह, और इसी के साथ साथ जेनेटिक डैमेज भी हो सकता है ऐसा जो कि ट्रांसमिट होता है फ्यूचर जनरेशन में, यानी कि आने वाली अगली पूरी नस्लें ज़ाहिर बातें तबाह हो सकती हैं, इस हद तक ये जो है ख़तरनाक हो सकता है।
और उसके बाद ये कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ग्रीननेस। सो होलिज्म जो कि कॉन्सेप्ट है नेचर का, जिसमें ह्यूमंस और नेचर जो है वो आपस में मिलते हैं और फॉर्म करते हैं मॉरल कम्युनिटी, और अर्थ को एज अ होल देखा जाता है, ना कि ये कि अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरे का नुकसान किया जाए। सो अब इसमें ये भी है कि ज़ाहिर बात है ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए एनिमल और प्लांट का नुकसान नहीं करेंगे, ये भी है ज़ाहिर बात है। जब हम अर्थ को एज अ होल देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मली तौर पर ज़ाहिर बात है लोगों की सोच होती है, कुछ लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं कि भाई इंसानों को तो फ़ायदा हो जाए लेकिन जो एनिमल और प्लांट लाइफ है उसको नुकसान हो जाए, नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि इंसानों का भी फ़ायदा हो और साथ में एनिमल्स और प्लांट का भी फ़ायदा हो, यानी कि सबका फ़ायदा जो है तमाम मखलूक़ात का और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में उनका फ़ायदा सोचा जाए। अब इसके बाद ये कि एथिक्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। बिजनेसेस जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने इम्पैक्ट किया, इग्नोर किया जो उनका इम्पैक्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर, सेंचुरीज़ के लिए, कई सदियों तक इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया लार्जली, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से और जो हार्मफुल इफेक्ट थे इस इम्पैक्ट के वो अनक्लियर भी थे, क्लियर भी नहीं थे पहले, ये चीज़ है। बिजनेसेस ने जो है वो ट्रीट किया एयर और वाटर को फ्री गुड के तौर पर ये ट्रीट किया कि कोई इनको ऑन नहीं करता, जबकि जो कैरिंग कैपेसिटी है दोनों की ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा है, और हर फर्म जो है वो उसको देखती है कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है पॉल्यूशन के लिए एज अ नेग्लिजिबल है, यानी कि वो ये समझते हैं कि जो हमारा पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, वो ये समझते हैं कंबाइन, जबकि इनके इफेक्ट ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा हैं, और हार्म्स जो होते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट एक्टिविटी से नहीं आते बिजनेस के। नाउ द इकोलॉजिकल एथिक्स। अब जो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, उसको देखा जाता है कुछ रिसर्चर्स की तरफ से एज अ प्रॉब्लम जिसको फ्रेम किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ हमारी जो ड्यूटी है कि रिकग्नाइज़ किया जाए, प्रिजर्व किया जाए इकोलॉजिकल सिस्टम उसके अंदर जहाँ हम रहते हैं, और और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ये एक इंटर रिलेटेड एक और इंटरडिपेंडेंट सेट है ऑर्गेनिज्म का, एनवायरनमेंट का, जैसे कि लैक जिसके ऊपर जिसके अंदर फिश जो है वो डिपेंड करता है स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में के ऊपर। अब ये कि एनवायरमेंटल राइट्स एंड एब्सोल्यूट बैन। विलियम टी ब्लैकस्टोन ने आर्ग्यू किया कि जो पोजीशन है लाइवेबल एनवायरनमेंट की वो सिर्फ जो एक डिज़ायरेबल स्टेट जो है स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं है, बल्कि कुछ वो कि जो ह्यूमन बींग्स के पास राइट का होना है, और वही ये है कि लिवेबल एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ वो चीज़ नहीं जो कि हम चाहते हैं कि हो, बल्कि वो हो कि दूसरों के पास ड्यूटी है कि वो अलाउ करें हमें कि हो, और उनके पास ये ड्यूटी है। ब्लैकस्टोन ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि हमारे पास एक राइट है कि लिवेबल एनवायरनमेंट का होना, हमारा राइट जो है वो इम्पोज करता है दूसरों के ऊपर को रिलेटिव ड्यूटी कि ना इंटरफेयर किया जाए हमारी जो एक्सरसाइज है उस राइट का, और वो ये राइट है कि इनकॉर्पोरेट किया जाए, इनकॉर्पोरेट हो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर। उसके बाद है फिर यूटिलिटेरियन पार्शन कंट्रोल्स। यूटिलिटेरियन जो है वो आंसर कर सकता है कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ब्लैकस्टोन थ्योरीज के साथ। यूटिलिटेरियन देखते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को एज अ मार्केट डिफेक्ट्स के तौर पर, आर्ग्यू करते हैं कि पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हार्म करती है सोसाइटी की वेलफेयर को, और जब मार्केट जो है वो ज़ाहिर बात है कॉस्ट को नहीं देखती तो फिर ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस हो जाती है जो उसके मुकाबले में जितनी सोसाइटी डिमांड करती है, अगर कॉस्ट को मेजर किया जाए कि जो एक्चुअली पे कर रहे हैं कमोडिटी। अब है प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो है ज़ाहिर बात है इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, फ़र्क करके बताया ऐसी कॉस्ट में जो कि एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर जो है उसको आती है जब वो कोई प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट बनाता है तो उसको जो कॉस्ट आती है एक तो वो, एंड वाट दी मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट डेट सोसाइटी एज अ होल, यानी कि एक तरफ तो जाहिर बात है जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर उसको कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी कॉस्ट है जो पूरी सोसाइटी बर्दाश्त करती है, ऐसा भी होता है। तो ना सिर्फ ये कि एक तरफ सोसाइटी फर्म बर्दाश्त करी है, बल्कि दूसरी तरफ ऐसी भी कॉस्ट होती है जो पूरी सोसाइटी भी बर्दाश्त करती है, और वो मुख्तलिफ़ तरह से कॉस्ट हो सकती है ज़ाहिर बात है, चाहे वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इवन के जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो भी आ सकती है। अब एक जगह कोई शख्स अगर बिज़नेस कर रहा है ऐसा और उसमें ज़ाहिर बात है वो
वो कुछ उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट हो रही है, तो वो भी ज़ाहिर बात है सोसाइटी और जो आसपास के लोग हैं स्पेशली ज़ाहिर बात है उनको अफेक्ट कर रही है। और इसी तरह से पॉल्यूशन अगर हो रही है तो वो तो ज़ाहिर बात है वो भी पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो बर्दाश्त करती है। उसके बाद है फिर जस्टिस। सो जो तरीका है डील करने का पॉल्यूशन के साथ वो जो है कंसिस्टेंट होता है रिक्वायरमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। और क्योंकि पॉल्यूशन एक्सटर्नल कॉस्ट जो लार्जली तौर पे पुअर लोग ही बर्दाश्त करते हैं, और सो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है एक नेट फ्लो जो है बेनिफिट्स का अवे फ्रॉम पुअर टूवर्ड्स द रिच। तो हो क्या रहा है कि गरीबों के हाथ से अमीरों की तरफ जा रहा है मामला, मतलब उनका नुकसान हो रहा है गरीबों का, और अमीरों का फ़ायदा हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है अमीर जो है वो प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। दूसरी तरफ जो ज़ाहिर बात है वहाँ से जो पॉल्यूशन निकल रही है, जो पॉल्यूशन हो रही है, उससे ज़ाहिर बात है ज़्यादातर नुकसान गरीबों का हो रहा है। सो इंटरनलाइज कर लेने से इन कॉस्ट को ज़ाहिर बात है रिवर्स किया जा सकता है। इस फ्लो को इंटरनलाइज करने से क्या होगा कि ज़ाहिर बात है जो भी कॉस्ट होगी पॉल्यूशन की वो बर्दाश्त करेगी फैक्ट्री वगैरह, जो भी उसके प्रोड्यूसर वगैरह होंगे। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो जो प्रॉब्लम शामिल है हासिल करने में एक्यूरेट मेजरमेंट कॉस्ट और बेनिफिट की पॉल्यूशन कंट्रोल की, उसको भी इलस्ट्रेट किया जा सकता है डिफ़िकल्टीज़ के ज़रिए जो बिजनेसेस जो इनकाउंटर करते हैं ट्राई करने में के कंस्ट्रक्ट किया जाए सोशल ऑडिट। नाउ द थॉमस कलाइंस व्यू। अब थॉमस कलाइन का जो व्यू है वो क्या है? थॉमस कलाइन ने समराइज़ किया प्रोसीजर जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के लिए कुछ इस तरीके से कि आइडेंटिफाई किया जाए कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है प्रपोज प्रोग्राम के, और जो पर्सन या सेक्टर जो कि इनकर हो रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, और इवेल्यूएट किया जाए कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज़ बेनिफिशरीज़ के लिए और डोनर्स के लिए। और जो स्टैंडर्ड है मेजर का वो वैल्यू होता है हर मार्जिनल यूनिट का डिमांडर के लिए, और जो सप्लायर आइडियली कैप्चर्ड होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में। सोशल ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये वे है तरीका है मेजर करने का, अंडरस्टैंड करने का, रिपोर्ट करने का, अल्टीमेटली इंप्रूव करने का ऑर्गेनाइजेशन की सोशल और एथिकल परफॉर्मेंस को। सोशल ऑडिट हेल्प करता है नैरो करने में जो गैप्स होते हैं विजन गोल और रियलिटी के दरमियान, इसके अलावा जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के दरमियान है। और ये टेक्निक है अंडरस्टैंड करने के लिए, मेजर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सोशल परफॉर्मेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट की अगर हम बात करें, मेजरमेंट ज़ाहिर बात है ये भी डिफ़िकल्ट है जब इफेक्ट जो है पॉल्यूशन के अनसर्टेन है, गैर यकीनी होते हैं, और नतीजन जो है क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है कि प्रेडिक्ट किया जाए। इनफैक्ट के जो मेजर प्रॉब्लम इन्वॉल्व है ऑब्टेन करने में मेजरमेंट, वो ज़रूरी होता है कि अप्लाई किया जाए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉल्यूशन प्रॉब्लम को, और वो जो है प्रॉब्लम है एस्टिमेट करने की और इवेल्यूएट करने की रिस्क को। सोशल इकोलॉजी की हम बात करें तो बहुत से थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि एनवायरमेंटल क्राइसिस जो हम फैक्ट फेस करते हैं वो रूटेड हैं सोशल सिस्टम में हायरार्की के, और जो डोमिनेशन है जो कि करेक्टराइज है हमारी सोसाइटी के। और ये व्यू जो है अब जो है वो जाना जाता है सोशल इकोलॉजी के तौर पर। नाउ द एथिक्स ऑफ कंजर्विंग डिप्लीटेबल रिसोर्सेज। कन्वर्जेशन से मुराद जो वो सेविंग या रैशनिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज की लेटर यूज़ के लिए, यानी कि बाद में आने वाले के लिए, यानी कि कन्वर्स कर लिया जाए ताकि आगे आने वाले लोगों को भी ज़ाहिर बात है फ़ायदा हो सके। ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज से ख़ुद ही मज़े उड़ा लें और आने वाले जो लोग हैं ज़ाहिर बात है उनके लिए कुछ भी ना बचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूरत है लिमिट कंजम्पशन की, अपनी कंजम्पशन को एक लिमिट लगाएं, एक ब्रेक लगाएं, ताकि रिसोर्सेज हमारे पास आने वाले लोगों के लिए भी मौजूद रहें। राइट है ज़ाहिर बात है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी राइट है कि एक ऑब्लिगेशन है कि कंजर्व किया जाए रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि उनके पास भी इक्वल राइट है। ज़ाहिर बात है जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पूरे इस प्लानट के ऊपर, कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट करें कि हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जस्टिस टू फ्यूचर जनरेशन की हम बात करें तो जॉन रॉल्स का ये कहना है कि इन्होंने ऐसी बात कही है कि एक तरफ ये कहते हैं कि ये अनजस्ट होगा, ज़ाहिर बात है ये सही नहीं होगा कि हैवी बर्डन लगा दिया जाए आज के लोगों के ऊपर ताकि फ्यूचर में फ़ायदा हो। ये भी गलत होगा कि हैवी बर्डन लगा दिया जाए आज के लोगों के ऊपर, और दूसरी तरफ ये भी अनजस्ट होगा कि कल के आने वाले लोगों के लिए कुछ भी ना छोड़ा जाए।
तो इनका व्यू यही है कि एक तरफ ना तो हैवी बर्डन लगाया जाए आज के लोगों के ऊपर, और ना ये हो कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए आने वाले लोगों के लिए। सो ड्यू केयर थ्योरी की हम बात करें, सो ड्यू केयर थ्योरी जो है मैन्युफैक्चरर ड्यूटीज़ की टू कंज्यूमर, ये जो है इस आइडिया के ऊपर पेश करती है कि कंज्यूमर और सेलर जो है वो मीट नहीं करते एज ए इक्वल के तौर पर, बराबरी के तौर पर हम कह सकते हैं। और कंज्यूमर के इंटरेस्ट जो है ज़ाहिर बात है वल्नरेबल होते हैं, वो एक तरह से कमज़ोर हैं, वो उनको नुकसान पहुंच सकता है मैन्युफैक्चरर की वजह से, जिसके पास अब नॉलेज और एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर के पास नहीं है। एडवर्टाइजिंग एथिक्स की हम बात करते हैं तो आज के दौर में एडवर्टाइजिंग हर जगह पाई जाती है, चाहे आप घर से बाहर निकलें तो बिलबोर्ड की फॉर्म में या ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग की फॉर्म में, घर के अंदर रहें तो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ तरह की एडवर्टाइजिंग आपको दिखाई देती है, चाहे आप टीवी खोलें अपना या कंप्यूटर खोलें, या इवन के आज के दौर में तो आप अपना फ़ोन भी खोलें या स्मार्टफोन में भी ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ तरह की एडवर्टाइजिंग आपको दिखाई देती है। तो ये एक ह्यूज इंडस्ट्री है आज के दौर में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा अखराजात भी आते हैं इसके मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग को कभी कभी तो ऐसा भी डिफ़ाइन किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक एडवर्टाइजिंग एज अ वन हु गिव्स इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइज़र वो होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, और इम्प्लीकेशन जो है इसकी वो ये कि डिफ़ाइन करना फंक्शन जो एडवर्टाइजिंग की कि वो प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। तो असल में एडवर्टाइजिंग का मकसद ही ये कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। आप जो भी ऐड देखते हैं उसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, कुछ मैसेज दिया जा रहा होता है। और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग के अंदर ज़ाहिर बात है जब एथिक्स की बात होगी तो ये सब भी सामने आएगा। सो जो मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म होता है एडवर्टाइजिंग पे वो यही होता है कि ये कंज्यूमर की बिलीव्स को असर करता है, और ये एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है, तो ज़ाहिर बात है ये ट्रथफुल भी हो सकती है, डिसेप्टिव भी हो सकती है, ये इसमें सच भी हो सकता है और इसमें धोखा भी दिया जा सकता है, जिस तरह बाकी कम्युनिकेशन के ज़रिए किया जाता है कि लोगों को सच भी बताया जाता है और झूठ भी बताया जाता है। और ज़्यादातर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने यही कहा है कि जो डिसेप्टिव एस्पेक्ट हैं एडवर्टाइजिंग के, आज की जो मॉडर्न एडवर्टाइजिंग है इसमें बहुत ज़्यादा धोखा भी दिया जा रहा है, ये क्रिटिक्स का कहना है। अब अगर हम बात करते हैं पफरी की, ज़ाहिर बात है जब एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो पफरी हमारे सामने आती है, और वो ये है कि मेयर एग्जेजरेशन, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बोल देना, इसको हम पफरी कह सकते हैं। अब जैसे कि इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि वंडर ब्रेड की हम बात करें, सो वंडर ब्रेड नाम उसका वंडर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने ऐसा, ज़ाहिर बात है कुछ ऐसा तो नहीं उसमें देखा कि आप कह सकें कि ये कोई वाकई में कोई वंडर है। वंडर ब्रेड कोई वाकई में कोई वंडर है जो बाकी ब्रेड से बिल्कुल ही कोई, मतलब उसमें कुछ ऐसा है कि वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब वंडर है वो, मतलब कुछ ऐसा है कि जिसको हम कहें खा के कि ये वाकई में वंडर है, तो ऐसा ज़ाहिर बात है नहीं है असल में। इसी तरह से जो ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ है, अब नाम है शो का, तो ज़ाहिर बात है वो कोई, हर कोई उसको ग्रेटेस्ट तो नहीं कंसिडर करता उस शो को, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई, बल्कि कई सारे लोग ज़ाहिर बात है उसके बारे में जानते भी नहीं, चले अगर जानते भी हैं तो क्या सारे देखने वाले उसको ग्रेटेस्ट कंसिडर भी करते हैं या नहीं करते। और सो इस पफरी जो है वो यही चीज़ है कि एग्जेजरेशन कर दी जाए, यहाँ यही हो रहा है कि ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ जो है या फिर जो वंडर ब्रेड है ये पफरी हो रही है, एग्जेजरेशन किया जाए, बड़ा चढ़ा के एक चीज़ को बोला जा रहा है। उसके बाद ये कि एडवर्टाइजिंग इन टुडेज सोसाइटी, अब आज की जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न दौर की सोसाइटी है, अब एडवर्टाइजिंग को इसमें हम देखें तो कहाँ देखा जा सकता है एडवर्टाइजिंग को, तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, और एड्स लिखने वाले और जो बनाने वाले उनको भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बातें पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा वो पैसे भी कमाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कोई बिज़नेस आज के दौर में इसके बगैर सक्सीड भी नहीं कर सकता, इसीलिए ही एडवर्टाइज़र को इतने ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे किसी भी जगह कंपटीशन बढ़ता है तो वहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और सारी बातें फर्म्स जो है वो एडवर्टाइजिंग की बुनियाद के ऊपर भी, कई सारी फर्म्स अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग की वजह से ही आगे लेकर आ जाती हैं। इवन के कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट भी ज़ाहिर बात है फर्म की बहुत ज़्यादा सेल होती है क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से, और उसके ज़रिए ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों के माइंड को भी, और इंड्यूस किया जाता है उनको कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। सो हर साल होता क्या है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उनको स्पेंड किया जाता है ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए डिसीशंस लोगों के, और परस्यूट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें एडवर्टाइजिंग के, ऐसे लोग ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं। सो जॉन केनेथ गिलब्रेथ जो कि एक इन्फ्लुएंशियल कैनेडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे,
ये जो है कीन्जियन थे, यानी कि कीन्जियन स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले थे, एक इंस्टीट्यूशनलिस्ट थे, एक लीडिंग प्रोमिनेंट थे 20th सेंचुरी के अमेरिकन लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म थे। इनकी बुक जो है इकोनॉमिक टॉपिक के ऊपर बेस्ट सेलर थी 1950s और 60s के अंदर। सो एफ्लुएंट सोसाइटी के अंदर गिलबर्ट जो है वो ये असर्ट करते हैं कि इकोनॉमिक क्लासिकल जो इकोनॉमिक थ्योरी थी, यानी कि कीन्जियन से पहले जो क्लासिकल मॉडल चलता था वो ट्रू थी कुछ ऐसे एरियाज़ के लिए जो कि प्रेजेंट से पहले थे, जो कि टाइम्स थे पॉवर्टी के, जबकि अब हम जो मूव कर चुके हैं स्टेट ऑफ पॉवर्टी से एक एज ऑफ एफ्लुएंस की तरफ, यानी कि अब जो है वक्त चेंज हो चुका है, स्टेट ऑफ पॉवर्टी से एज ऑफ एफ्लुएंस हो चुका है, और ऐसी एज के लिए कम्प्लीटली न्यू इकोनॉमिक थ्योरी की हमें जो है वो ज़रूरत है। सो ये इनका कहना है। और गैल्बरेथ का मेजर जो प्रपोज़ल था वो एक प्रोग्राम था जिसको उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट इन मैन, एक लार्ज स्केल पब्लिकली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम जिसका एम था एम्पावर करना ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, जो कि आम लोग हम जिनको कह सकते हैं, उनको वो एम्पावर करना। सो गैल्बरेथ ने विश किया कि इंटरेस्ट किया जाए सिटीजन्स को जो फ्यूचर ऑफ अमेरिकन रिपब्लिक है उसके साथ। नाउ द एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर जो वो 3 बॉडीज़ आई थी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ फाइनेंस और द कमेटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस भी आ जाते हैं। अब ऑनेस्टी की हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है ऑनेस्टी के हवाले से मार्केटर्स को एक्सप्लॉइट ना करना चाहिए, क्रूडेलिटी, लैक ऑफ नॉलेज या फिर जो इनएक्सपीरियंस है कंज्यूमर का, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मार्केटर्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास तो प्रोडक्ट की एक एक नॉलेज, एक एक प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, लेकिन कंज्यूमर जो होते हैं ज़ाहिर बात है या तो उनके पास नॉलेज की कमी होगी या फिर वो इनएक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। नाउ द जॉब डिस्क्रिमिनेशन इट्स नेचर। अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा वुमेन और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इंटर हो रहे हैं ऐसी जॉब में जो पहले सिर्फ वाइट मेल डोमिनेटेड जॉब्स जिनको हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसे ही लोगों को मिलती थी जो कि वाइट मेल होते थे। एक तरफ तो ज़ाहिर बात है वो वाइट थे और दूसरा ये कि सिर्फ मेल। वाइट से मुराद ज़ाहिर बात है वही लोग जो जिनकी फेयर स्किन होती है, जो यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं, जो कि यूरोप से निकल के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इवन के साउथ अफ्रीका तक में भी पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे भी ज़ाहिर बात है आपको कई सारे गोरे जो है वो दिखाई देते हैं। सो ऐसी जो जॉब्स थी जो वाइट मेल डोमिनेटेड थी, आज के दौर में देखने में आ रहा है कि ऐसी जॉब्स के अंदर वुमेन और माइनॉरिटीज़ भी इंटर हो रहे हैं, यानी कि अब इनको अलाउ कर दिया गया है कि ये भी इंटर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन इनका सामना अभी भी इनको करना पड़ रहा है। पहले से तो बेहतर हालात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आज के दौर में भी। और एक्सपेरिमेंट किया गया ABC शो की तरफ से जिसमें ये सामने आया है कि वुमेन और जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ से मुराद ज़ाहिर बात है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी एथनिसिटी के लोग हैं, वो उनको सिस्टमेटिकली तौर पे कम कंसीडर किया गया जब हायरिंग किया जा रहा था जॉब के लिए, और उनको बहुत कम जॉब ऑफ़र्स मिली और लेस डिज़ायरेबल जॉब मिली वाइट मेल्स के मुकाबले में। वाइट मेल्स के मुकाबले में इनको एक तो जॉब ऑफर्स भी कम मिली और लेस डिज़ायरेबल जॉब्स मिली ज़्यादातर वाइट मेल्स के मुकाबले में। और कुछ दूसरी रिसर्च ये भी बताती हैं कि जो ब्लैक्स हैं, ज़ाहिर बात है जो ब्लैक लोग हैं और जो हिस्पैनिक हैं, इनको ऑफ़र की गई 50% जो है जॉब्स फ्यूअर टाइम वाइट मेल्स के मुकाबले में। तो आज के दौर में भी, मॉडर्न दौर में भी जहाँ इक्वालिटी की बात होती है तो वहाँ पर भी देखने में आता है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जा रहा है, और जो वाइट मेल्स हैं उनको ज़ाहिर बात है ज़्यादा बेटर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज के इस दौर में भी ऐसा जो है वो देखने में आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।